Hey guys, good morning. I welcome you all to Abhyuday classes. In this video, we are gonna learn verb. So this is one of the most important topic of English grammar. ऐसा अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट इस सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप वर्ब जैसे चैप्टर को इग्नोर करते हो तो आप किसी भी एग्जाम में जाइए, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आप एटलीस्ट अपने पेपर का 20% तक लूज कर देते हैं। 20% कम नहीं होता। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें? मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं होता कितना पढ़ना है। अब देखिए, ऑफ कोर्स दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस को समझते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सी, आपको पता है कि वर्ब अपने आप में एक चैप्टर है। बिल्कुल सही बात है ना? इसके अंतर्गत इज, एम आर, वॉज, वर सब आता है, उसको हम लोग देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, अपने आप में एक चैप्टर हो गया जो एक आम स्टूडेंट को पता है। लेकिन जो आप टेंस पढ़ते हो, है ना, वैसे इसका पूरा नाम टाइम एंड टेंस होता है। अगर आप टेंस पढ़ते हो तो टेंस में भी तो वर्ब का ही यूज होता है। आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, आप उसके बाद मेन वर्ब यूज करते हो, होता है कि नहीं भाई? आपने डू डज यूज किया, और डू डज को यूज करने के बाद आगे भी तो मेन वर्ब लगाते हैं ना। इसी तरीके से जब कंडीशनल सेंटेंस की बात आती है, और ये एग्जामिनर फेवरेट होता है, आपके क्वेश्चन टैग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे प्रोनाउन के भी यूजेस हैं, और ऑफ कोर्स क्वेश्चन टैग में भी आपको जो आंसर देने होते हैं वो आपको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग देने होते हैं। एंड ऑफ कोर्स हु कैन इग्नोर वॉइस एंड नरेशन? वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर मैं एसएससी मेंस की बात कर लूं, स्टाफ सर्विस कमीशन, तो वहां पे वॉइस और नरेशन से 45 क्वेश्चन तक आते हैं आउट ऑफ 200। और इसी तरीके से अगर एनडीए सीडीएस में देखा जाए तो वहां पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डे बाय डे बढ़ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ब की बात आती है या टेंस की बात आती है, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस या नरेशन, तो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में हो जाता है हमारे एग्जाम में तो नरेशन नहीं आता, कोई कहेगा हमारे में वॉइस नहीं आता, कोई कहेगा कंडीशनल सेंटेंस नहीं आते। सर समवेयर आप गलत हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता क्या है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन किसी सेक्शन से आ जाए, बस वही क्वेश्चन नहीं होता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए उसने वॉइस के बेस पे क्वेश्चन दे दिया, माई जॉब इज डन, तो आप यही मानेंगे कि बस वॉइस के बेस पे क्वेश्चन आए हैं इसलिए ये आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन वॉइस में चेंज करने की न जगह स्पॉटिंग एरर में दे दे, या फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे। तो इसलिए चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ इग्नोर भी करने लायक नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन जो नंबर हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। मुझे आशा है आप ये बात समझ चुके होंगे कि इसमें क्यों, मतलब मैंने ये बातें क्यों बोली। ओके, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स हम वर्ब के बारे में पढ़ने आए हैं, तो वर्ब के जो कुछ टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। प्राइमरी वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब्स क्या है, मॉडल वर्ब्स क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब्स क्या है, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब, और इसके अलावा आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस करूंगा, बेसिक्स के बाद हम अगले आने वाले वीडियोस में एडवांस में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ मीम्स वगैरह भी यूज करूंगा तो आपको मजा भी आएगा, इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आप सनी देओल कह रहे हैं ये जो तुम इस चैप्टर को बार बार इग्नोर करते हो ना, बस इसलिए तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। और बात सही है, जब आपको टाइम का आइडिया नहीं है, एक्शन का आइडिया नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे वर्ब आती है? इसलिए वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। बाय द वे याद रखिएगा, डेफिनेशन नहीं होता है, अक्सर हमारे यहाँ लोग इसे डेफिनेशन बोलते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन। ओके, क्या है डेफिनेशन? मेरे साथ बोलते चलिए। तो देखिए, verbs आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, occurrence और स्टेट ऑफ बीइंग। हिंदी में आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्रिया क्या है? किसी काम का करना या होना आपका क्रिया कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो एक्शन की बात कर रहा है, तो भैया एक्शन में क्या किया? उसने गाया। अब देखिए, एक्शन कई तरीके का हो सकता है भाई। एक्शन आपका फिजिकल हो सकता है, एक्शन आपका मेंटल हो सकता है। तो मतलब फिजिकल मतलब
जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो उसको हम लोग फिजिकल एक्शन बोलते हैं। हम किसी चीज को सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हमारे हाथ पैर तो नहीं चले, हमने सोचा, हमारे दिमाग से कुछ हुआ, तो ऐसे एक्शंस को मेंटल एक्शन कहते हैं। जैसे थिंक मेंटल एक्शन है, लेकिन वॉक फिजिकल एक्शन है। इसी तरीके से ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब होता है होना, किसी चीज का होना, या स्टेट ऑफ बीइंग, वो ऐसा ही है, कहते नहीं है। तो इस ऐसी जगह पे जो वर्ब्स यूज होती हैं उनको हम लोग ऑकरेंस में रखते हैं। बाय द वे मैं आपको धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा, भी घबराना मत, एक बार में सब कुछ नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। अब बात करते हैं वर्ब्स क्या बता सकते हैं। हर एक स्टेप पे काम होगा, याद रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए। अ वर्ब में टेल यू, वर्ब क्या बताती है, क्या बता सकती है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन, एक व्यक्ति या एक चीज क्या करती है। जैसे यहाँ पे देखिए सलमान है, सलमान गाना गाता है, सलमान ने क्या किया, गाना गाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्शन दिखाने की बात करी, अब एक्शन किसका है, सलमान का है, सलमान ने क्या एक्शन कर रहा है ना। मुझे लगता है समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं कह देता सलमान डज नॉट सिंग, तब क्या होता। तो भाई वो जो सिंग होता वो तो एक्शन ही दिखाता, और वो जो डज था, DOES, ये क्या दिखाता, सर ये टाइम दिखाने की बात करता। लेकिन टाइम के अलावा भी ये कुछ बात करता, वो क्या बात करता, सर ये दिखाता कि ये उसका काम ही नहीं है, ये दिखाता कि ये उसका प्रोफेशन ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये मेरा काम भी तो है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि मैं काम को अभी कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ना करता हूं। इसी तरह से देखिए, माई ग्रैंड मदर वॉक स्लोली, सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस में कोई दिक्कत है क्या, छोटी सी है, आपने टेंस पढ़े होंगे, है ना। माई ग्रैंड मदर सिंगुलर है, तो सर यहाँ पे वॉक की जगह वॉक्स होना चाहिए कि नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, वॉक्स स्लोली। मेरी ग्रैंड मदर कैसे चलती हैं, में चलती हैं। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, देखिए ग्रैंड मदर ने एक्शन क्या किया, स्लो होने का किया या वॉक करने का, तो भाई उन्होंने चलने का किया, तो वर्ब ने क्या बताया, चलना, और स्लोली यहाँ पे आपका एक एडवर्ब है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए इस सेंटेंस को एक बार ब्रेक करते हैं। ग्रैंड मदर, जो बातें बोलूंगा ना, कुछ बातें छोटी छोटी बोलता रहूंगा, बीच बीच में आप नोटिस करिएगा। तो ये पूरा खेल बेसिक्स का होता है। अगर आप एक सेंटेंस को बाइफरकेट कर पा रहे हो, टुकड़ों में कर पा रहे हो, सर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आप नहीं कर पा रहे सर, आप परेशान रहेंगे। ग्रैंड मदर आपको पता है कि एक रिश्ते का नाम है, मतलब आपकी दादी को आप लोग ग्रैंड मदर कहते हैं, तो सर ये एक नाउन हो गया, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, सर एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे माई क्या है, माई एक एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब माई ग्रैंड मदर, सर एक ग्रैंड मदर है या चार ग्रैंड मदर है, एक ही है। जब एक है तो वो अब सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। अब एक्शन किस तरीके से हुआ, तो भैया स्लोली हुआ, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, क्योंकि ये स्लोली आपका मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेंटेंस को तोड़ना सीखिए, वो धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा भी आपको। इसके अलावा व्हाट इज डन टू अ पर्सन, अब यहाँ पे सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। द चेयर इज ब्रोकन, समझना, द चेयर इज ब्रोकन, क्या चेयर ने खुद को तोड़ा या किसी और ने चेयर को तोड़ा। तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि चेयर ने खुद को नहीं तोड़ा, चेयर तोड़ी गई होगी या गिर विर के टूट गई होगी, लेकिन खुद को तो नहीं तोड़ा, है ना। तो वो अब हमें ये भी बताती है कि एक पर्सन या वस्तु के ऊपर, एक इंसान या वस्तु के ऊपर क्या किया गया है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग वॉइस में रखते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सुना है, वॉइस पे रखते हैं, जहां पे सीधी सी बात है, अगर एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट काम करेगा, अगर पैसिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट काम करेगा। कैसे करेगा वो जब हम वॉइस पढ़ेंगे वहां देखेंगे। फिर आगे देखिए, यू विल बी पनिश्ड, अगेन देखिए, क्या ये यू जो है ये खुद को पनिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्या यू ने खुद एक्शन किया, नहीं है, तो मतलब किसी और ने किया, उसके टीचर्स ने किया होगा, उसके मम्मी पापा ने किया होगा। तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग वॉइस में रखते हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी पनिश होने का एक्शन दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं वर्ब का और भी क्या काम है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, मतलब एक पर्सन
या एक व्यक्ति या एक वस्तु, चीज क्या है, क्या है, समझना इस बात को। यहाँ पे टाइम की बात है थोड़ा सा। द कैट इज डेड, द कैट इज डेड, यू आर ब्यूटीफुल। आप समझिए, आप क्या है, आप डेड है। टाइम की तो बात है ना। अच्छा मान लो कह देता द कैट वॉज डेड, तो बिल्ली मरी हुई थी, तो बात पास्ट में चली जाती। यहाँ पे इज पे पड़ी, तो यहाँ पे बात आपकी प्रेजेंट में करी गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। देखिए मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, आपको भगने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कोई भी चीज जल्दी नहीं सीखी जा सकती, समय जितना लगता है उतना तो लगेगा ही। इसी तरीके से यू आर ब्यूटीफुल, आप क्या है, आप खूबसूरत हैं। ठीक है सर, क्लियर है। तो यहाँ पे भी हमने बात करी, जो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब को लगा दिया। तो कोई क्या है, जैसे कह दिया जाए यू आर अ स्टूडेंट, यू वर अ स्टूडेंट, यू हैव बीन अ स्टूडेंट। आप देखिए हर बार टेंस बदल रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और यहाँ पे हम लोग वर्ब को फाइन करने की कोशिश करते हैं। आपका साथ चाहिए, आप साथ देंगे जल्दी सीखेंगे, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। और हम लोग सेंटेंस को ब्रेक भी करेंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। एक चीज याद रखना, हमेशा किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होगा, आपका वर्ब होगा, और वर्ब के बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। देखिए ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं हो। मैं एक जनरल सी बात कह रहा हूँ कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वर्ब की ही अगर बात कर ली जाए तो दो तरीके से वर्ब को भी रख दिया जाता है। जैसे एक हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब, और एक हो जाता है आपका मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका टाइम बताने का काम करता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होता है सर, मेन वर्ब आपका एक्शन बताने का काम करता है। कैसा एक्शन, या तो एक्शन आपका फिजिकल होगा, और या तो एक्शन आपका मेंटल होगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन के बारे में बताया। इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यहाँ बात सब्जेक्ट की भी होती है और ऑब्जेक्ट की भी होती है, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके सब्जेक्ट बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के साथ होती है। जो ऑब्जेक्ट बनने की एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास होती है। ये बात मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले क्लास में भी सिखाई थी, मैंने सोचा एक बार रिकॉल करा दूं, तो आप इन बातों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे वर्ब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लिखा है मार्क ईट हिज डिनर क्विकली। देखिए सर, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, खाना खाना एक एक्शन है। अब देखिए सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो एक बात तो समझ आ गई कि भाई वर्ब के पहले कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे ये नाउन होगा, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का होता है नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। मार्क लिखा है, मार्क नाम होगा। किसका डिनर खाया, भाई अपना डिनर किया, तो डिनर भी एक नाउन है, और ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। और क्विकली मतलब जल्दी से, तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये जो एक्शन हुआ ना वो जल्दी हुआ कि मार्क जल्दी हुआ। अगर मार्क जल्दी होता तो भाई यहाँ पे एडजेक्टिव होता, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है सर, वो आपका एडजेक्टिव करता है। लेकिन वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, वो एडवर्ब करता है। और वो कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं। वी वेंट टू द मार्केट, क्या, वी वेंट टू द मार्केट। देखिए वी वेंट, एक्शन किया चलने का, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर फिर देखिए, एक्शन हुआ टू द मार्केट, किसमें, मार्केट में। ओके, जगह जाने की बात कर दी। आगे आते हैं, तो यहाँ पे वर्ब दिख गई ना, वेंट होता है। नाउ यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। फिर देखिए यू राइट, तो यू ने क्या एक्शन किया, लिखने का एक्शन किया, तो यहाँ पे ये वर्ब बनने का काम कर देगी। और नीटली मतलब साफ तरीके से, इन योर नोटबुक, किसमें, आपकी नोटबुक में। दे बॉट, सॉरी दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइज इन द कंपटीशन। उन्होंने सारे प्राइज के बारे में सोचा। तो दे ने क्या किया भाई, सोचने का काम किया। अब मेरी बातों को वापस से सुनिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मेन वर्ब के बारे में बताया, जहां पे मैंने फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन की बात करी। देखिए यहाँ पे जब ईट किया सर, आपने अपने मुंह का प्रयोग किया होगा, तो वहां पे ईट्स क्या है, फिजिकल एक्शन होगी। वेंट, चलना, भाई पैरों को यूज किया होगा, हो सकता है आपने हाथों का भी यूज किया हो, आप बंदर हो सकते हैं, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन सीखने की कोशिश करिए।
अगर आप वेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो भैया वेंट क्या है, फिजिकल एक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से राइट क्या है, राइट में भी आप अपने हाथों को यूज कर रहे हैं, हैंड्स, यू आर यूजिंग योर हैंड्स। तो यहाँ पे राइट क्या है सर, राइट भी आपका मेन वर्ब है और फिजिकल एक्शन है। ठीक है, लेकिन थॉट क्या है, क्या आपने अपने हाथ पैरों को यूज किया, नहीं सर। यहाँ पे देखा जाए तो सोचने का काम है, मेंटल, तो ये होता है आपका मेंटल वर्क। आई होप आपको सेंटेंस के थ्रू बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप सेंटेंस को ब्रेक करना सीख गए, इंग्लिश कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। मैंने अक्सर देखा है लोग इंग्लिश में बहुत डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड सही रखिए। If attitude is positive, believe me, English will always be very easy. Okay? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब जो बातें समझाएं उसी के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने बात करी वर्ब की, तो वर्ब क्या करता है सर, वर्ब टाइम बताने का काम करता है, वर्ब एक्शन बताने का काम करता है। और जब बात टाइम की होती है तो किस तरीके का टाइम, तो सर देखिए ये टाइम बताने का काम करता है। कैसा टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब बात करी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, तो देखिए यहाँ पे हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर, टाइम की बात कर रहा होगा। जैसे इज, एम, आर, ठीक है, ये प्रेजेंट हो जाता है। वॉज, वर, ये आपका पास्ट हो सकता है। देखिए वी ई आर ई, कुछ लोग इसे वेयर बोलते हैं, सर ये वेयर नहीं होता, ये वर होता है। क्या होता है, वर होता है। ठीक है, सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। ठीक है सर। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर में बात करूं तो आप विल और शैल को यूज करते हैं। फिर जब यही मैंने बात एक्शन की करी, तो एक्शन को हमने दो हिस्सों में बांटा, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप सब ने गाना सुना होगा, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। सर ये जो याद रखना है, ये आपका क्या है, ये आपका मेंटल वर्ब है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। इसलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, कम से कम याद रहता है। मेंटल वर्ब्स, mental verbs have meanings that are related to concepts such as discovering, understanding, thinking, and planning. In general, a mental verb refers to a cognitive state. तो यहां से आपको क्या बात समझ में आती है कि भैया जो आपकी मेंटल वर्ब्स हैं वो किससे रिलेटेड है, सर वो रिलेटेड है आपकी कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आ गई, ओके। अब वो कैसी कॉन्सेप्ट है, सर इसका मतलब है डिस्कवरिंग, मतलब खोजना, समझना, थिंकिंग मतलब सोचना, और प्लानिंग मतलब भाई किसी कहते नहीं हम प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग, रणनीति बनाना, ऐसी जगह पे यूज किया जाता है। आमतौर पे कहा जाए, इन जनरल, अ मेंटल वर्ब रिफर टू अ कॉग्निटिव स्टेट, मतलब कॉग्निटिव स्टेट मतलब संज्ञानात्मक स्टेट में। ठीक है, या इसको हम लोग ज्ञान संबंधी भी बोलते हैं। तो कॉग्निटिव मीन्स याद रखिएगा क्या, ज्ञान संबंधी। एग्जाम्पल देखते हैं, और कोई भी चीज एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आती है। आई नो द आंसर, क्या, आई नो द आंसर, ओके। अब यहाँ पे समझिए बात को, आई सब्जेक्ट है, थोड़ी देर पहले आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझाया, आई नो द आंसर, जानता हूं द आंसर, आंसर जानता हूं, तो यहाँ पे नो क्या है, सीधी सी बात है भाई, या तो इसके अंडरस्टैंडिंग पे होगा या तो थिंकिंग पे होगा। आगे आते हैं, शी रिकॉग्नाइज्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम, तो भैया वो मुझे कमरे के उस पार से पहचान गई। तो रिकॉग्नाइज करना, भाई आंखों से देखा होगा ना, आंखें फेंक के तो नहीं मारी होंगी, सीधी सी बात है। तो जब आंखों से देखा होगा तो यहाँ पे आपका मेंटल एक्शन ही तो हुआ। ठीक है सर, ओके। अब देखिए बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, आप डायरेक्टली भी तो आ सकते थे। देखिए सर ये बात सही है, ये चीजें आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल मेरी बात, कि भैया एग्जाम में हर चीज ये जरूरी नहीं होता, कॉन्फिडेंस नाम की भी तो चीज होती है ना। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको उसकी समझ तो हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, कि आप कुछ भी पढ़ लोगे, ऐसा तो संभव नहीं है। इसी तरीके से आगे देखिए, डू यू बिलीव एवरीथिंग पीपल टेल यू। अब देखिए यहाँ पे बिलीव क्या है, ज्ञान संबंधी तो हो सकता है,
संज्ञानात्मक ही तो होगा ना। तो आप क्या सब कुछ मान लेते हो जो लोग आपसे कहते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा थोड़ा होता है। दिमाग नाम की चीज है, भगवान ने दी है। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेंटल वर्ब समझ में आ गई होगी। मेंटल वर्ब क्या है? आपके दिमाग से संबंधित। चलिए, इसी तरीके से फिजिकल वर्ब की बात करी जाए। देखिए, फिजिकल वर्ब के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। फिजिकल वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आप अपनी बॉडी को यूज करते हो। ठीक है, अब देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने हाथ पैरों को यूज करते हैं, जानवर भी यूज करते हैं, मशीन्स भी यूज करती हैं। ठीक है, अब भाई कोई मशीन छेद कर रही है तो उसमें मशीन का कोई पार्ट ही तो यूज हो रहा है, तो याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स रन टू द कॉर्नर एंड बैक। दौड़ते हैं कहाँ? कॉर्नर में, और वापस आते हैं। इसका मतलब पूरा ये कॉर्नर एंड बैंक का मतलब जो दौड़ते हैं उस कोने तक और फिर वहां से वापस आते हैं। तो रन क्या है? समझ आ गई? चलिए, आई हियर द ट्रेन कमिंग। सर हियर क्या है? सोचो, कान को यूज कर रहे हो ना, एक्शन हुआ ना। कॉल मी, कॉल क्या है भाई? तुमने अपनी बॉडी का कोई पार्ट ही तो यूज किया ना। मुंह बंद करके बोल पाओगे मन की आवाज सुन लो? ऐसे थोड़ा होता है। ना मन की बात ना तन की बात, समझे? बात होती है एक्शन कैसा हुआ, वर्ब की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, यू आर फिनिश्ड विद क्लास। यहाँ पे अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे फिनिश्ड क्या होगा। ये आपको बताना है कि फिनिश्ड क्या होगा। चलिए, अब देखिए, ये तक बातें थी जो बच्चों को पता होनी चाहिए। बच्चे कितने? जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब आपको चीजें थोड़े अलग स्तर पे समझाऊंगा। इन बातों को अब ध्यान से समझना। लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बी डू हैव, ऐसी वर्ब्स को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वर्ब्स। प्राथमिक क्रियाएं भी आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सीख रहे हो, हिंदी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए, लैंग्वेज से प्यार नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इफ योर एग्जाम इज डिमांडिंग फॉर इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। इफ योर एग्जाम इज ऑल अबाउट हिंदी, लर्न हिंदी। मैटर करता है आपका काम। लैंग्वेज से प्यार करने के चक्कर में मैंने अक्सर देखा है कि लोग पढ़ाई नहीं करते। वो उनके अंदर डर बैठा होता है, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, मैं ये नहीं सीखूंगा। सब पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, तो पढ़िए। तो इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं जाना है, थोड़ा सा बेटर करना है। तो प्राइमरी वर्ब्स की बात करते हैं। बी डू हैव। अब ये बी डू हैव क्या बला है, इसको समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बी की बात करी, ठीक है, तो जब मैंने बी की बात करी तो बी के अंदर 3 तरीके की वर्ब आती है। पहला तो आपका बनेगा इज एम आर। तो ये वाला जो सेक्शन है ये है इज एम आर। लिख लिया नोट्स पे? चलो, इसके बाद सेकंड बनता है आपका वॉज वर्ब, और थर्ड बनता है आपका बीन। बात समझ आ गई? अब एक बात और ध्यान से समझो। जो इज एम आर बना, ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। जो वॉज वर्ब बना, ये बी की सेकंड फॉर्म होती है। और ये जो बीन है, ये आपका बी की थर्ड फॉर्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अभी अब देखिए, हैज हैव बीन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कहते हैं ना, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 आवर्स। आपने बचपन में सेंटेंस सुना होगा, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 आवर्स। और आपके टीचर्स ने अक्सर ये बात बता दी होगी कि ही हैज के बाद बीन आता है और बीन के बाद आईएनजी फॉर्म होता है। सर उस टीचर को थोड़ा कम पता है, आप ध्यान से समझिएगा। ही हैज प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर के जा रहे हो तो हैज लगाया, ठीक है सर। अब आपने क्या करना है, हैज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है ना सर, यही थर्ड फॉर्म यूज होती है वहां पे, तभी वहां पे बीन बनता है। और उसके बाद क्योंकि एक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखा ना, इसलिए आईएनजी लगता है। तो जो भी चीजें होती हैं वो लॉजिकली होती हैं, हवा हवाई नहीं चलती हैं। इज इट अंडरस्टूड? बातें समझ में आ गई? अब चलिए, बी के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं डू को। ये डू क्या भला है? तो देखिए, जब बात करी जाती है डू की, तो डू की भी अपने आप में वर्ब्स बनती हैं। सबसे पहले तो डू हो गया। डू के बाद इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है? वो बनती है आपकी डिड, जिसे आप लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हो। और फिर इसी से इसकी थर्ड फॉर्म बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं डन। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हैव की। हैव कैसे यूज होता है? देखो, ये बात तो तुम्हें पता होगा, सिंगुलर के साथ हैज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं। लेकिन ये बातें मैं बताने के लिए नहीं आया, ये बात आपने 6, 7, 8 में जरूर पढ़ी होगी। मैं बताने क्या आया हूँ, ये ध्यान समझो। जब हम लोग फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे हैव ही होगा।
लेकिन जब सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हैड होगा और ये भी आपका हैड होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से दिस इज हाउ वी यूज प्राइमरी वर्ब्स। एंड ये कहाँ यूज होती हैं? ये टेंस में यूज होती हैं। वैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक बात याद रखना, आपको बताया गया होगा कि टेंस का मतलब होता है काल। देखिए सर, ये बात है गलत, तो आप मत कहिएगा। एक्चुअली चैप्टर का नाम ही अधूरा लिखा है। चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। और बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूं, वो ध्यान से समझना। हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, और हमने इसको जाना कि ये किसी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब के बारे में, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। कुछ याद आया? अब समझो, टाइम बताने का काम कौन करता है? ऊपर याद करो, मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब। यही सर आपकी जो प्राइमरी वर्ब्स होती है ना, ये आपका टाइम बताने का काम करती हैं। और ये जो टेंस होता है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो टेंस का मतलब काल नहीं होता है, टाइम का मतलब काल होता है, और टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है सर। अब फॉर्म ऑफ अ वर्ब की जब बात करी तो फिर यहाँ पे ये मेन वर्ब लगने का काम करता है, और ये देखिए यहाँ पे मेन वर्ब। तो जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही बनता है। यहाँ पे ही देख लो, ये सामने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। शायद आपको थोड़ी सी बातें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जो सीख रहे हो अच्छे से सीखो, क्योंकि सीखना एक बार चाहिए, बाद में हमें एग्जाम निकाल के करियर भी तो सेट करना है। चलो, तो जब मैंने बात करी प्राइमरी वर्ब्स की, तो आप देखिए, करीना इज टॉकिंग टू मी, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ही तो है। करीना सब्जेक्ट हो गया, टाइम की बात करी, एक्शन की बात करी, और मुझसे कर रही है। ठीक है। अब जब मैं वर्ब की बात करी तो मुझे पता है हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने का काम करता है, तो सर ये जो इज है ये टाइम ही तो बता रहा है। और ये जो आपका टॉकिंग है, ये आपका एक्शन ही तो बता रहा है, नहीं बता रहा है ना? तो अब बात तो समझ में आ गई। दिस इज हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म। रटना नहीं है। आप मुझसे सीख रहे हो, तब भी रटो तो क्या फायदा? सीखना है। बात तो समझ में आ गई? चलिए, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और सीखते हैं। देखो, हर चैप्टर में बेसिक्स का खेल है। जिसको बेसिक समझ में आ गया उसके लिए कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। जिसने बेसिक्स नहीं पढ़े, सब बेकार है, बेड़ा गर्क है उसका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहचानने की कोशिश करते हैं। एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल। क्या? एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल। भैया एलेक्स कहाँ जा रही है? एलेक्स स्कूल जा रही है। ओके। चलिए, अब यहाँ पे ये जो आपका इज लगा है, ये क्या कर रहा है? सीधी सी बात है भैया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर मैं एलेक्स इज की जगह एलेक्स वॉज कर देता तो पास्ट हो जाता ना, भूतकाल हो जाता, वहां की बात करता। प्राइमरी वर्ब समझ में आ गई। और ऑफ कोर्स गोइंग क्या है? आपकी फिजिकल वर्ब है, या हम इसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे लिखा है, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। सॉरी, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। तो आर क्या है भाई? दे प्लूरल है, ये तो पता ही है आपको। सर दे प्लूरल है, तो आर क्या हो जाएगा? बताओ। दे के हिसाब से लगने वाली वर्ब हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ओके। फिर जब हमने आर की बात कर ली तो भैया आर क्या है? प्राइमरी वर्ब है। आई हैव सीन अ मूवी, समझिए। वैसे तुमने पढ़ा होगा, जो हैज हैव होता है आपका, हैज हैव, ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है? ये बात तो पढ़ी थी। चलिए, लेकिन वैसे देखा जाए सेंटेंस तो, या थोड़ा और डीप जाया जाए तो ये क्या है? प्राइमरी वर्ब है। और देखिए, हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है। चलिए, डू यू ड्रिंक टी। अब यहाँ पे डी क्या है? प्राइमरी वर्ब है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बी डू हैव समझाई ना। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको बी डू हैव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आपको इतने एग्जांपल्स दिए। ठीक है, आगे आते हैं। बाय द वे, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपको सत्यन गुप्ता नाम से सर्च करना है, मैं आपको मिल जाऊंगा। चलिए, अब हम मेन वर्ब की बात करते हैं। तो देखिए सर, जब मेन वर्ब की बात होती है, थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी, मेन वर्ब क्या है? आपकी एक्शन वर्ब कहलाती हैं। एक्शन आपका फिजिकल भी हो सकता है और आपका मेंटल भी हो सकता है। एक्शन वर्ब इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म। एक्शन वर्ब क्या बताती है कि भैया जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर एंड रीडर फील इमोशन। ठीक है। सी सीन मोर वाइविडली एंड एक्यूरेटली।
ओके, चलिए। तो बेसिकली एक्शन वर्ब क्या है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, भैया एक्शन करना, हाथ पैर चला लो या दिमाग चला लो। इसके अपने कुछ 5 पैटर्न्स होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, सर ये कौन सा फिफ्थ फॉर्म आ गया, ध्यान से समझ लो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। वह फोर्थ फॉर्म है, तो जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो ऐसी फॉर्म को हम लोग वर्ब फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और देखिए, टेंस में आपको पता है कि एक होता है आपका एस और ई एस फॉर्म, उसके लिए हम लोग फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है सर, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडिफरेंट में लगी जाती है। बात समझ में आ गई। तो जब एस और ई एस लगता है वर्ब के साथ, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, वर्ब फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, आई पेंटेड द कार, मेन वर्ब है, बात समझ में आ गई, लेकिन एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और कौन सा एक्शन हुआ, सर फिजिकल एक्शन हुआ। तो हम लोग पेंट को क्या बोलेंगे, फिजिकल एक्शन या मेन वर्ब। अच्छा जी, अब ये पास्ट में बात करी जा रही है, तो ऑफ कोर्स हम लोग ईडी लगाएंगे। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, देखिए फिर से सेंटेंस को, शी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इज लगाया। बात तो समझ में आ गई, क्या लगाया मैंने, इज लगाया। अब देखिए, शी ने एक एक्शन किया पढ़ने का, क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। भाई किताब भी पढ़ सकती है, जिंदगी भी पढ़ सकती है, लेकिन एक्शन किया कि नहीं किया, एक्शन हुआ, ठीक है सर। कौन सा एक्शन हुआ, फिजिकल एक्शन हुआ या मेंटल एक्शन हुआ, आप बताइए। तो आप ध्यान देंगे तो ये आपका कौन सा एक्शन है, बताओ, बताओ बताओ। मेंटल एक्शन है सर। कौन सा, अपना सर पटक रहे हो, दिमाग से पढ़ रहे हो ना, कॉग्निटिव स्टेट कुछ बताई थी मैंने। चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। देखिए सर, एक बात याद रखिएगा, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं अभी मैं उसके बेसिक स्तर पे हूं, मैं धीरे धीरे चीजों का लेवल बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है वर्ब का। चलिए, तो जब मैंने बात करी मॉडल ऑक्सिलरी की, तो ये क्या होता है सर, ये बताने का काम करता है आपका मूड। मूड कैसे बताने का काम करता है, किस तरीके से मूड बताने का काम करता है। देखिए, कभी आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इसी तरीके से हम लोग इसमें पोटेंशियलिटी की बात करते हैं। पोटेंशियलिटी मतलब आपकी क्षमता की बात, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। इस या फिर हम लोग एबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी का मतलब भी क्षमता से ही लिया जाता है। हम लोग परमिशन की बात करते हैं, कहते नहीं है, बचपन में याद करो जब आप स्कूल जाते थे तो आपकी जिंदगी का पहला सेंटेंस था, मे आई कम इन मैम, था कि नहीं। तो ऐसे ही वर्ब्स के लिए, ऐसी के लिए, एक्शन के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। हम लोग एक्सपेक्टेशन या ऑब्लिगेशन की भी बात करते हैं, ठीक है। इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, ये और अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए इनको भी देखते हैं। तो वैसे मॉडल वर्ब्स कितनी तरीके की होती हैं, आपके सामने लिखी हैं, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, आट टू, शैल, शुड, विल, वुड। मेरे साथ दोबारा बोलिए और बोलना सीखिए। कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, आट टू, शैल, शुड, विल एंड वुड। इज इट अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई, पक्का है। चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। देखिए सर, मैंने बोला आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन। मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें समझाऊंगा, उस बात को ध्यान से समझना। वैसे भी पूरा डिटेल नहीं है, बेसिक्स पे चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, मैं आपसे दोबारा बात करना चाहता हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है पूरी तरीके से हिंदी ट्रांसलेशन हो जाए, मुझे पता है आपको मे के बारे में बताया गया होगा, सकता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है। इंग्लिश में 4 चीजें आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट। कुड को तो हम लोग पास्ट में चलते हैं, इसलिए हम लोग कैन, मे और माइट को यूज करते हैं। देखिए, जब बात करी जाती है कैन, मे और माइट की, तो जहां पे भी आपको, जिस भी सेंटेंस आपको कैन यूज मिल जाए, समझ लेना वहां पे 100% पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। जब भी आपको कहीं पे मे की यूज की बात कर जाए, तो पॉसिबिलिटी अब 100% नहीं है, गिर के वो 80% हो चुकी है। और इसी तरीके से कहीं अगर माइट की बात कर ली जाए, तो वहां पे भी यही खेल होता है, ठीक है सर। मतलब पॉसिबिलिटी और भी कम हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल देता आई कैन वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, तो मतलब बहुत श्योरिटी से कहता है, या जैसे मतलब बहुत आसानी से बताता हूँ,
मेरी टोन को समझने की कोशिश करना। आप देखेंगे टोन यहां से शुरू हुई, एक जगह यहां हुई, फिर और नीचे आई और फिर और नीचे आई। समझना मेरी टोन। आई कैन ड्राइव दिस कार मैन, आई मे ड्राइव दिस कार, आई माइट ड्राइव दिस कार। देखो, अब मेरी बात को समझना फिर से। अगर मे का मतलब होता है सकता है, ओके, जो आपने पढ़ा था। कैन का मतलब होता है सकता है, ये भी आपने पढ़ा था। और माइट का मतलब भी होता है सकता है, भी आपने पढ़ा। तो डिफरेंशिएशन कहां से करोगे? कोई तो फर्क होना चाहिए। अगर फर्क नहीं है तो क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या काम करोगे? दिक्कत हो गई ना। हुई कि नहीं हुई? ऐसी ही चीजों से बचने के लिए इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का यूज किया जाता है, या बात करी जाए वो शब्द किस तरीके से बोला जा रहा है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ अब बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि एक होता है शुड, है ना, और एक होता है आपका मस्ट, होता है। आपके लिए मैंने एग्जांपल पे भी मस्ट और शुड को रखा है। आपको ये बात पता है, अगर हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है और शुड का मतलब भी चाहिए होता है। तो फर्क कहाँ रह गया? तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे कहीं जोर देना है तो मैं क्या करूंगा? बस यही फर्क है। जब भी मस्ट की बात करी जाती है तो किसी चीज में कंपल्शन की बात करी जाती है, करना ही पड़ेगा भैया, करना चाहिए, जोर दे के आप कह रहे हो। लेकिन जब शुड की बात करी जाती है तो यहाँ पे हम लोग सजेशंस देते हैं, एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि भैया तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब एक जगह ऑर्डर है और दूसरी जगह सलाह है, फर्क है, दोनों में टोन में फर्क होता है। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है? तो जैसे दे मस्ट प्ले दियर बेस्ट गेम टू विन, मतलब उसे खेलना ही चाहिए बहुत अच्छे से गेम जीतने के लिए, बेस्ट खेल खेलना चाहिए। और अब मैं यहाँ पे शुड कर देता तो यहाँ पे मतलब एडवाइस करी जा रही है कि भैया खेल लो, नहीं तो टीम से बाहर हो जाओगे। समझे? आगे देखते हैं। शी शुड कॉल हिम। क्या? शी शुड कॉल हिम, उसे कॉल करनी चाहिए। मान लो मैं कह देता शी मस्ट कॉल हिम, जिसका मतलब हो सकता है वहां पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है कोई मीटिंग हो, तो वहां पे कोई काम हो, तो ऐसी जगह पे हम लोग फिर मस्ट को यूज करते हैं। तो जब कंपल्शन की बात करी जाए तो मस्ट को, नहीं तो हम लोग शुड को यूज करते हैं। ठीक है सर। इसी तरीके से आई विल गो देयर, विल और शैल की अपनी एक कॉन्सेप्ट होती है, तो यहाँ पे विल भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी। ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं, उनकी भी बातें आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करेंगे। आज मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। आगे आते हैं, अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। आपने ना बचपन से कुछ बातें जरूर सुनी होंगी, ठीक है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि भैया लिंकिंग वर्ब एजएमआर के बाद आपका मेन वर्ब आता है। आपने ऐसा सुना होगा, है ना? एजएमआर के बाद आपका क्या आता है? मेन वर्ब आता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई मेन वर्ब नहीं आता है। सुना है? कई बार ऐसा होता है कि कोई भी मेन वर्ब नहीं आता, तो ऐसी वर्ब को भी हम लोग जब क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको भी एक बार समझते हैं। सबसे पहले तो इसके इक्वेशन को याद कर लो, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और उसके बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला आई हिट द बॉल, मैंने बॉल को मारा, और आई स्लैप हिम। यहाँ पे आई मतलब मैंने एक्शन किया, एक में मैंने बॉल को मारने का, हिट करने का, या और दूसरे में थप्पड़ मारने का। यहाँ पे एक्शन करने वाला भी था और जिसके ऊपर एक्शन किया गया वो भी करने वाला था। जब एक्शन करने वाला भी हो या एक्शन करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर किया गया उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब तो होती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम लोग ऐसे को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे शाहरुख खान इज अ रोमांटिक हीरो। क्या शाहरुख खान ने कोई एक्शन किया? नहीं किया ना। तो या फिर मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या बॉय आपका ऑब्जेक्ट है? देखो, आपको बचपन में याद करा दिया जाता है, स्कूल वगैरह में याद करा दिया गया होगा कि सेंटेंस के लास्ट में जो आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक किसी के ऊपर एक्शन ना किया जाए वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये आपका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या तो नाउन होते हैं या तो एडजेक्टिव्स होते हैं।
सो लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं? अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं? डिटेल्स देती हैं सब्जेक्ट के बारे में जो कि सेंटेंस में है। यहाँ तक बात समझ आ गई? नहीं आई तो दोबारा मेरी बातों को सुनना, समझ में आ जाएगी। आगे लिखा है इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट्स टू द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। क्या है? ये सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट से। दैट इज द वर्ड द फॉलो लिंकिंग वर्ब, इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन। तो क्या करता है कि भैया लिंक जोड़ने का काम करता है, एक्शन नहीं। क्या? एक्शन नहीं, याद रखना। लिंक करता है, बताता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है। कुछ लिंकिंग वर्ब आपके सामने है, एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, टर्न। आप लिख सकते हैं इनको कहीं पे नोट्स बनाते हुए। चलिए चलिए, वैसे लास्ट के 30 मिनट में मैं आपके लिए वोकैब सेशन भी लाऊंगा, तो हम लोग वहां पे वोकैब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए आपके सामने, विलियम इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। आप ध्यान दीजिए, क्या इज के बाद कोई एक्शन है? एक्साइटेड है भाई। विलियम कैसा है? एक्साइटेड है। ये एक्साइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा ना। एक्साइटेड विलियम के बारे में बता रहे हैं ना, समझ आ गई। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब बोलना ज्यादा सही होता है। शी अपीयर्स अपसेट। क्या अपीयर्स मेन वर्ब है? ये तो आपको पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे मेन वर्ब है तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? बोलो। नहीं ना। इस पूरे पार्ट में अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट में क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही तो है। यहाँ पे अपीयर्स क्या होगा? अपीयर्स होगा आपका क्या? क्या? लिंकिंग वर्ब। वेरी गुड। द एक्स स्मेल रॉटन। ठीक है। स्मेल क्या है? एक्स ने किसी एक्शन को तो किया नहीं, और ये जो रॉटन है, ये रॉटन क्या है? एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बस बाकी तो मैंने बताया ही इज अ गुड बॉय, तो इज लिंकिंग वर्ब का काम कर देगा। बस इन बातों को आपको ध्यान देना है। भाई देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीजें एग्जाम में नहीं आती है, एसएससी वगैरह में, लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। हाँ, लेकिन स्टेट एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। इसमें लिंकिंग वर्ब बताओ, इसमें मेन वर्ब बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट बताओ, इसमें सब्जेक्ट बताओ, इसकी प्रेपोजिशन बताओ, इसकी कौन सी फॉर्म है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, ये बातें आपको बतानी पड़ेगी। आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेगुलर वर्ब्स की। ये रेगुलर वर्ब क्या बोला है? देखिए, सेम फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, बस ईडी और डी लग जाए, तो ऐसी वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। क्या कोई खास चेंज है? नहीं। पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जाके बस ईडी लगा। लिसन, लिसेंड, लिसेंड। देखिए, लिसन यहाँ पे भी है, सेकंड फॉर्म में भी है और आपके थर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखिए यहाँ पे, तो एग्री, एग्री, एग्रीड। क्या कोई फर्क है? नहीं है। आपका जो बेस फॉर्म है वो तो वैसा ही के वैसा है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं बस वो चेंजेस यहाँ पे हुए थे। ऐसी वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है? तो देखिए, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही चेंज हो। जैसे आपको पता है गो, वेंट, गॉन, सुना है ना। गो, वेंट, गॉन। गो अलग है फर्स्ट फॉर्म में, वेंट सेकंड फॉर्म है, अलग है थर्ड फॉर्म, गॉन है। ऐसी वर्ब्स को हम लोग इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे स्विम, स्वैम, स्वम, वियर, वोर, वॉन, ईट, एट, ईटन, चूज, चूज, चूजन, फॉल, फैल, फैलन। तो भैया समझ में आ गई। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, वर्ब को जितना बेसिक से जान लोगे उतना अच्छा है। नहीं जाने तो सर आप सिर्फ रट रहे हैं, और रटने वाले का आज तक भला नहीं हुआ। चलिए आगे आते हैं, कहानी को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बोला होता है इसको भी जानते हैं। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, this verb is always followed by a noun that is receiving the action called the direct object। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सीधी बात है ऑब्जेक्ट लेके चलती है बस। जैसे सोनाक्षी पेंटेड द कैनवास इन करण जौहर फैशन। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, याद रखिएगा, FASHION होता है। ओके, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, FASHION। नाउ सोनाक्षी पेंटेड। अब देखिए,
पेंटेड व्हाट, कैनवस। तो यहाँ पे ये एक्शन का काम किसी के ऊपर हुआ या एक्शन किसी के ऊपर हुआ, तो यहाँ पे कैनवस आपका ऑब्जेक्ट है। बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्शन हुआ। तो पेंटेड यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। माधुरी किक्ड सलमान अंडर द टेबल, माधुरी ने टेबल के नीचे से सलमान को लात मारी। तो किक्ड, किक्ड हुम, सलमान। देखिए वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपको सब्जेक्ट पहचानना हो तो आप क्वेश्चन करिए हु। ओके, क्या करिए आप हु। ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो आप करिए हूं। जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के ही। ध्यान देखिए, गिव, पैट गिव मी अ बुक फॉर माय बर्थडे। देखिए सर, गिव मी। बाय, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक। Paul passed her a cup of coffee. Okay, make, shall I make us some lunch। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपके सामने लिस्ट रखी हुई है, तो आप इस लिस्ट को जरूर ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश करिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा। याद रखिएगा डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा, और फिलहाल इन वर्ब्स को आप चाहे तो थोड़ा याद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या बोला है इसको भी देखते हैं। डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, तो भैया ये किसी के ऊपर काम नहीं करती। दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो क्या होता है कि ये किसी के ऊपर काम कर सकती हैं, सॉरी मतलब फॉलो कर सकती हैं एडजेक्टिव के ऊपर, एडवर्ब के ऊपर या प्रपोजिशन या दूसरी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड। अब बताइए मैं स्माइल किया, कौन सा एक्शन, किसी के ऊपर एक्शन किया क्या, आ गया। शी वेक्स अप एट 6 AM, किसी के ऊपर किया क्या। सबसे पहले आप ये पहचानो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये समझ में आ गया तो भी काम हो जाएगा भैया, समझ में आ गई। द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी रो रहा था या रो रही थी। देखो बेबी जो होते हैं 2 साल तक के, 0 से 2 साल तक के बच्चों को हम लोग बोलते हैं क्या, बेबी। आजकल 25-26 साल के भी होते हैं, उनको भी बोला जाता है, ठीक है। आई वर्क फॉर अ लार्ज फर्म इन मुंबई। ओके, इसी तरीके से दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग कह देंगे सर वर्क फॉर अ लार्ज फर्म, लार्ज फर्म के लिए काम कर रहा हूँ। सर लार्ज फर्म पे काम नहीं कर रहा हूँ। फर्म पर काम करने का मतलब हो गया कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, वो काम नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। फिर से बोल रहा हूँ, ये चीजें हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में ना आए लेकिन इंपॉर्टेंस रखती हैं। इज इट अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात, आगे आ जाओ। इसी तरीके से हम बात करते हैं हैपनिंग वर्ब की। ये हैपनिंग वर्ब क्या होते हैं इसको भी देख लो। तो भैया देखिए जब बात हैपनिंग वर्ब की करी जाती है तो हैपनिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक्शन अपने आप हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस के डिफरेंस को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए रवीना स्टॉप्ड द कार, रवीना ने कार रोकी। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रवीना ने कार रोकी, है ना। तो यहाँ पे हैपनिंग वर्ब नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना, कार लेकर के आप चल रहे हो, ठीक है, रोड में एकदम से कार आपकी क्या हो गई, बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई। तो ये जो अपने आप बंद हुआ, अपने आप काम हुआ, उसको हम लोग हैपनिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए माई बाइक स्टॉप्ड, अब मैंने तो नहीं रोकी, अगर नहीं तो मैं कहता आई स्टॉप्ड माई बाइक, तो वो नहीं, माई बाइक स्टॉप्ड तो मतलब खुद हुआ। आई स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, मैं रुका कुछ देर के लिए। इट वॉज रेनिंग, यहाँ पे रेनिंग क्या कोई कर रहा है क्या, अपने आप हो रही है ना। अब देखो हमें उसकी वो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, जनरल साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो काम नहीं है, सिर्फ हमें एक्शन को देखना है, एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है। ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए आंसर समझ आ जाएगा। मतलब एक्शन खुद हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आप क्या बोल सकते हो, आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि भैया अपने आप हो रहा है, हैपनिंग वर्ब है। ओके, बात समझ में आ गई, कंफर्म है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये जो एग्जांपल लिख रहा हूँ ये ऊपर वाले से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ो क्योंकि अब बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ।
कुछ इसमें बताऊंगा, बाकी बची कुछ ही बात आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट, सेम सेंटेंस क्या है, उसने वह गाना गाता है उसका दिल जीतने के लिए। दे सिंग अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट, ही sang a song to win her heart, he has sung a song to win her heart, he will be singing a song to win her heart। सेंटेंस पढ़ लिया आपने, पक्का है? चलिए अब यहीं से आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और इस डिफरेंस को अगर आप समझ गए, विश्वास मानिए आपके लिए बहुत सारी चीजें तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ओके, समझ में आ गई? चलिए अब इसी को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, आपने कुछ नोटिस किया होगा, नहीं किया तो अब नोटिस कर लेंगे। तो मैंने आपको पिछला सेंटेंस दिखाया, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो वर्ब्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, सिंग, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। ऊपर देखिए, ठीक है, इसी तरह की विन 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 विन, कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसलिए मैं आपको फर्क दिखाने की कोशिश करता हूँ और इस फर्क को आप समझने की कोशिश करिए। आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से, आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी है, तो ये जो सिंग है, सैंग है, संग है और सिंगिंग है, ये जितना पार्ट जो देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपके टेंस के हिसाब से बदल रही हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से या नंबर के हिसाब से बदल रही हैं। गौर करिए, सिंगुलर है तो सिंग्स, प्लूरल है तो सिंग, पास्ट में गया तो सैंग, परफेक्ट में बना तो संग, थर्ड फॉर्म आ गई, और आईएनजी फॉर्म ऑफकोर्स अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाना है तो आईएनजी फॉर्म। लेकिन वहीं पे अगर आप एक चीज और नोटिस करें तो देखिए ये जो विन वाली पार्ट है, विन वाला पार्ट जिसको अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। क्या बदलाव दिख रहा है आपको? कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, यही फर्क है। देखिए सर, आप ये जो सिंग वाला पार्ट है इसको आप लोग कहेंगे क्या? मेन वर्ब। क्या कह सकते हैं आप लोग? इसको बोल सकते हैं मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, जब हम थोड़ा डीप जाते हैं तो हम बोलते हैं इसको फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है सर? ऐसी वर्ब्स जो टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से बदले, ऐसी वर्ब को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, FINITE। और ऐसी वर्ब्स जो या जिनके ऊपर टेंस या नंबर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन आपके सामने, आप देख सकते हैं। फाइनाइट वर्ब फॉर्म शो टेंस पर्सन नंबर, आई गो, शी गोज, वी वेंट। फर्क दिख रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से? ये देखिए बदलाव, बदल गया। ऐसी वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बदल रही थी। अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स डू नॉट शो टेंस, मतलब ये कोई टेंस नहीं दिखाते, ये पर्सन नहीं दिखाते या नंबर नहीं दिखाते। टिपिकली दे आर इन्फिनिटिव फॉर्म विद एंड विदाउट टू, जैसे टू गो, गो, आईएनजी फॉर्म, ईडी। देखो कई बार कहते नहीं है, आई सॉ अ लाफिंग मैन, बॉइल्ड एग, रोस्टेड चिकन, फ्राइड राइस, फ्राइड दाल, सुना है? ये जो फ्राइड लगा, लाफिंग लगा, ये नाउन के पहले लगा, तो ऐसी वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने वर्ब के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। अब आगे वाले पार्ट में हम लोग पहले वर्ब को डिस्कस करेंगे। फिर से बता देता हूँ, पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे और अगली कुछ देर हम लोग वोकैबुलरी को भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी। तो चलिए अब कुछ वोकैबुलरी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने वर्ब को बहुत अच्छे से देखा है। सबसे पहला वर्ड है आज का सब्सटैंशियल। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई सा भी, और स्पेशली अगर लॉसेस की बात होती है या गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है, तो आप इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखेंगे। अगर आप ऐसे राइटिंग करने जा रहे हैं या आप डिबेट्स में जा रहे हैं, तो भी सब्सटेंशियल वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा सकता है, करना भी चाहिए। इसका मतलब होता है वास्तविक या संतोषजनक। इंग्लिश में बात करें, ऑफ कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस, साइज और वर्थ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सटेंशियल का मतलब सिर्फ साइज से नहीं होता, उसकी वर्थ से भी होता है, मतलब उसकी वैल्यू से भी होता है, उसकी कीमत से भी होता है। मतलब हम इसको अमाउंट में भी बात कर सकते हैं जहाँ रुपए पैसे की बात हो। इसके अलावा हम किसी की साइज में या हम उसकी मात्रा में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए
एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मुझसे सीख रहे हैं और मैं आपको वोकेबलरी सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैं एक मीनिंग बता दूं, एक वर्ड बता दूं, उसका मीनिंग बता के कहानी खत्म करूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। भले आप 5 वर्ड सीखें लेकिन इतने अच्छे से सीखें कि उसको कहीं पे भी यूज कर सके, नहीं तो पता चला 2 दिन बाद भूल जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देयर इज अ सब्सटेंशियल पब्लिक सेंटिमेंट दैट डिस्ट्रस्ट लीगल रूल एंड स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या है, कुछ भैया वास्तविक संतोषजनक या स्तर वाले क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, डिस्ट्रस्ट करते हैं लीगल रूल्स को और स्टेट के स्ट्रक्चर को। सिनोनिम्स की बात करें, हेफ्टी, लार्ज, मैसिव। देखिए हेफ्टी की बात करी जाती है, इसका मतलब भी बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा और मैसिव मतलब भी बहुत बड़ा। लेकिन अब इस अमाउंट को समझने की कोशिश करिए या इस वर्ड को समझने की कोशिश करिए। जब हम हेफ्टी को यूज करते हैं तो बहुत सारा पैसा हो तब हम हेफ्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहते नहीं है ही पेड हिम हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। जब हम लार्ज की बात करते हैं तो किसी कंपनी के साइज के हिसाब से वहां पे लार्ज यूज किया जा सकता है। ठीक है, जिंदगी के स्तर को भी लार्ज में यूज कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना मेक इट लार्ज। मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो तो आप कहोगे इट्स अ लार्ज कंपनी। इसी तरीके से जब मैसिव की बात करी जाए, अगर आप कमेंट्री सुनते हैं तो आप सुनते होंगे युवराज सिंह हिट 6 सिक्सेस, युवराज सिंह हिट्स मैसिव सिक्सेस। देखा, तो मैसिव मतलब बहुत ही बड़ा। आकार में जब बात करी जाती है तब हम मैसिव को यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है, ठीक है, और मेरे सामने एक 7 फुट का इंसान आ जाए तो वो व्हाट ही विल बी अ मैसिव पर्सन। ठीक है, क्या होगा, मेरे हिसाब से बहुत मैसिव हो गया, हाथी मेरे सामने खड़ा हो जाए। इसी तरीके से जब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम का मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसी का, सब्सटेंशियल का ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। ट्रिवियल मतलब होता है क्षुद्र, और मिनिएचर मतलब छोटा सा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से इससे जुड़ा हुआ वर्ड हो गया सब्सटेंशियलिटी, इसका मतलब होता है दृढ़ता, स्थिरता। और इसी तरीके से आया सब्सटेंशियली, इसका मतलब असल में या मजबूती से। आपने इस पर्टिकुलर पीपीटी पे या इस स्लाइड पे आप देखिए, आपने लगभग 10 वर्ड के आसपास तैयार कर लिए हैं, तभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। साइज, वर्ड, सब्सटेंशियल, हेफ्टी, लार्ज, मैसिव, ब्रोकन, ट्रिवियल, मिनिएचर, सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियलिटी। ठीक है, तो डिस्ट्रस्ट मतलब ऑफकोर्स, ट्रस्ट मतलब विश्वास, डिस लग गया तो ऑफकोर्स नेगेटिव में चल जाएगा। तो देखिए आप कितने वर्ड तैयार होते हैं, थोड़ा समय दीजिए, अच्छे से सीखेंगे जो भी वर्ड सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले वर्ड की तरफ आते हैं, अगले वर्ड को डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने रहा ये लिबर्टेरियन। अब ये लिबर्टेरियन क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो देखिए जब बात लिबर्टेरियन की करी रहती है तो इसका मतलब होता है इच्छा स्वातंत्र्यवादी। हिंदी में बात करेंगे तो क्या, इच्छा स्वातंत्र्यवादी। और अ पर्सन हु बिलीव्स इन फ्री विल, मतलब एक ऐसा पर्सन जो भैया स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो लगी है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको लर्न करने के लिए मैंने इसीलिए यहाँ पे फोटोज को भी यूज किया है, सो दैट you don't face problems while learning vocabulary. Examples की बात करते हैं, he has supported a number of traditional libertarian position। ठीक है, तो वो क्या कर चुका है भैया, उसने बहुत सारे उसने सपोर्ट किया है बहुत सारे क्या, जो ट्रेडिशनल लिबर्टेरियन पोजीशन है, इच्छा स्वातंत्रवादी पोजीशन है। सिनोनिम्स की बात करें, ऑटोनॉमस, इगैलिटेरियन एंड सोशलिस्ट। आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, है ना। देखिए जब बात ऑटोनॉमस की आती है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑटोनॉमस को यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए सर, ऑटोनॉमस कई बार आपने सुना होगा कि वो यूनिवर्सिटी या फलाना यूनिवर्सिटी अपना एक ऑटोनॉमस टेस्ट कराती है ना। तो भैया देखिए ऑटोनॉमस को मतलब जब कहीं पे एक हो, जब वहां कहीं पे खुद का हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑटोनॉमस। ठीक है, इसको भी हम लोग स्वतंत्र या स्वायत्त कहते हैं हिंदी में। इसी तरीके से अगर बात करी जाए आपकी इगैलिटेरियन की, कोई मुझे बताएगा इगैलिटेरियन कहाँ यूज करते हैं। तो इसको यूज करते हैं जब हम समानतावादी या एक ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पे भेदभाव ना हो या पक्षपात ना हो, तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं इगैलिटेरियन, इंग्लिश मीनिंग। सोशलिस्ट मीन्स, अब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना, तो सोशलिस्ट वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी, चाइना, यूएसएसआर। तो सोशलिस्ट मतलब क्या हो गया, समाजतंत्रवादी, समाजवादी। ठीक है, या फिर समाज साम्यवादी, ये इसका मीनिंग हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इन्हीं के एंटोनिम्स की। देखिए ब्रूटल, कहते हैं ना ही इज वेरी ब्रूटल। तो ब्रूटल का सही मतलब होगा आपका कठोर, या इसको बोले तो निर्दयी, एक ऐसा पर्सन जिसको दया नहीं आती, कटु, कठोर, असभ्य। ठीक है,
यहीं से बना आपका फेरोसियस। फेरोसियस मीन्स क्या होता है, देखिए जब भी बात जानवरों की करी जाए, ठीक है, तो कैसा होता है फेरोसियस। मान लो शेर है आपके सामने, तो शेर क्या है, शेर आपका फेरोसियस है। आप कह सकते हो जंगली, निर्दयी, भयंकर, कठोर, उद्दंड। और एक वर्ड होता है आपका ऑस्टियर। आपने कभी गीता पढ़ी है? अगर मौका मिले तो एक बार गीता जरूर पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इस वर्ड को यूज किया गया है इवन स्टार्टिंग चैप्टर्स में। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो ऑस्टियर मतलब होता है आपका कर्कश, रूखा या कठोर, ठीक है। सर लिखते चलिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने सब सुन के रख लिया, याद रखना। और फिर एक रिलेटेड वर्ड की बात कर ली जाए तो लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। तो देखिए लिबर्टेरियन से बना लिबर्टी, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने बुयॉड। अब ये बुयॉड क्या है? इसका मतलब होता है सीमित। बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है न्यूज़पेपर में, अगर आप आर्टिकल न्यूज़पेपर ओपिनियंस पढ़ते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करी जाए, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट ऑन वाटर इन अ लेक, बे, रिवर एटसेट्रा। एक ऐसा आर्टिकल जो फ्लोट करता है पानी में। पानी कौन सा? लेक का, खाड़ी का, नदी का, समुद्र का। टू शो एरिया दैट आर सेफ और डेंजरस फॉर बोट्स, कि कौन सा एरिया सेफ है। चलो याद दिलाता हूँ, हरिद्वार कभी गए हो या कभी कुंभ में गए हो, तो आप देखो मान लो ये एक नदी है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती है ना, किस लिए? कि ये सेफ है, इसके आगे नहीं जाना है, ओके। ऐसे एरिया को हम, ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं बुयॉट। इज दैट अंडरस्टूड? समझ आ गई? एग्जाम्पल देखते हैं। He has been buoyed from recent personal advice, not just from long-time minister friend, but also from Nelson Mandela and former House Speaker Jim Wright. चलिए हम इनके सिनोनिम्स की बात करते हैं और आप नोट्स बनाते चलिए। देखिए हर चीज की मैं हिंदी मीनिंग तो नहीं लिख पाऊंगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। सस्टेन मतलब होता है आपका पोषण करना, बनाए रखना, जारी रखना। काफी बार आप सुनते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो याद रखिए होता है आपका सस्टेन। इसी तरीके से आगे आते हैं, इसका मतलब है अप होल्ड। कॉमन सेंस से भी आप चलेंगे अगर, तो याद रखिए अप मतलब ऊपर की ओर होता है, तो जारी रखना। अप होल्ड मतलब होता है जारी रखना या फिर मर्यादा बनाए रखना। और रेज मतलब तो आपको पता ही है, आवाज उठाना भी होता है। अगर आप बोल दो रेज योर वॉइस, तो मतलब होता है आवाज उठाना, और वैसे रेज को हम क्या बोलेंगे? उठाना। जागृत करना। वेतन वृद्धि के लिए भी हम लोग वेज को यूज करते हैं, जैसे कहते नहीं है रेज इन वेजेस। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको ये टर्म जरूर दिखी होगी। अगला आया आपका, अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स की, तो आप देखिए एंटोनिम्स में आया आपका ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब में क्या इसका मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है गिराना, रोकना, या इसका जानबूझकर गिरा देना, ठीक है। और डिप्रेस मीन्स तो आपको पता ही होगा, बहुत बार जब लोगों का दिल टूटता है तब भी लोग बोलते हैं मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है हतोत्साहित, ठीक है, या हतोत्साह होना। नीचा करना भी इसका मतलब होता है, और खिन्न करना भी होता है। तो इसी तरीके से देखिए एक और फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, बुयोड अप। तो बुयोड अप मीन्स होता है प्रसन्न किया हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ और वर्ड हैं इसको भी देखते हैं। एक आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपने सुना होगा सॉलिसिटर जनरल, सुना है? सॉलिसिटर जनरल। अब ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो देखिए सीधी बात है, जो कानून मंत्री को बोलते हैं, सबसे बड़ा उसको बोलते हैं। अब ये देखिए यहीं से एक वर्ड बना सॉलिसिटेड। आप फोटो में देख सकते हैं कानून बनाया हुआ है मैंने, और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं लेकिन कानून अंधा होता है। तो सॉलिसिटेड मतलब होता है अध्यक्षित, निवेदित या प्रार्थनीय। आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन, मतलब किसी व्यक्ति से मांगना या किसी से लेने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं सॉलिसिटेड। तो एग्जाम्पल की बात करी जाए तो पब्लिक कमेंट इज सॉलिसिटेड गिव्स रीजन फॉर कंसर्न, ठीक है। तो पब्लिक का जो कमेंट है वो क्या है? प्रार्थनीय है, रीजन देता है कंसर्न का। रीजन, कंसर्न मतलब चिंता का, कि भैया वो जो कह रहे हैं तो उसको ख्याल में लो, ऐसे नहीं है चला दो, चिंतन में रखो उसको, उसके लिए कुछ फैसला लेने की कोशिश करो। जब भी बात कंसर्न की करी जाती है तो इसको इस तरीके से इस वर्ड को देखा जाता है कि भैया अब आप किसी सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करिए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम होता है आपका अप्रोच, रिक्वेस्टेड और इनवाइटेड। अप्रोच मतलब होता है आपका समीप गमन, या इसको कहते हैं
अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण भी होता है। देखो इंग्लिश में एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इंग्लिश में वर्ड एक सेम टू सेम यूज नहीं होता है, कॉन्टेक्चुअली भी बहुत बार वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नहीं तुम्हारा खून कर दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ा आप जा करके उसके तलवार मार दोगे या गोली मार दोगे। हम अपने भाई बहनों से भी कहते हैं मैं तेरा खून कर दूंगा तुम, और हम लोग काफी सारे वर्ड और भी कह देते हैं, मुझे फांसी लगा लेनी है, ऐसा मतलब देखिए इसका मतलब ये तो ना फांसी लगा लेंगे, मस्ती मजाक में भी लोग ये चीज बोली जाती हैं। तो कॉन्टेक्चुअली भी वर्ड काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अक्सर हिंदी मीडियम वालों की जो इंग्लिश नहीं अच्छी होती उसके पीछे भी एक यही रीजन है कि उन्होंने वर्ड का जो मीनिंग होता है एग्जैक्ट उन्होंने कहीं देखा वैसे रट लिया। अब क्योंकि उनकी रीडिंग या सुनने की आदत या कुछ देखने की आदत नहीं होती, इस वजह से इंग्लिश को हमेशा उनका डर बना रहता है। इसी तरीके से बात करते हैं रिक्वेस्टेड की, तो रिक्वेस्टेड मतलब होता है, सीधी सी बात है कि आपने किसी से क्या किया है, प्रार्थना की है। और इनवाइटेड मतलब बुलाया गया। एंटोनिम मतलब होता है ग्रांटेड। देखिए आपने अक्सर सुना होगा पिछले 2-3 सालों में कि मोदी जी किसी कंट्री को ग्रांट दे दिए, बांग्लादेश को दे दिया, भूटान को दे दिया, इसका मतलब होता है अनुमत या स्वीकृत। और इसी तरीके से आता है आपका अनबिडन, ये जॉय बिडन वाला बिडन नहीं है, ठीक है, अनबिडन। अनबिडन मतलब होता है बिन बुलाए, ओके, या अनिमंत्रित, या इसे हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं बे बुलाया, बुलाया है नहीं चले आए, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे रिलेटेड वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, सॉलिसिटेशन एक नाउन है और इसका मतलब होता है प्रार्थना, बढ़ावा। और सॉलिसिटर याचक, रक्षक, वकील, ठीक है, सुना होगा ना, सॉलिसिटर जनरल, बताएंगे कौन से आर्टिकल में आता है। चलिए आगे आते हैं। कुछ लोगों की नजर में अभी भी 3-4 वर्ड हुए होंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो 20-25 वर्ड हो गए। देखिए कुछ वर्ड आए थे बीच बीच में, उसकी एक पूरी लिस्ट दे देता हूँ। सेंटीमेंट मतलब क्या होता है, याद करो पहली स्लाइड में था सेंटीमेंट। सेंटीमेंट मतलब होता है कल्पना, बुद्धि, भाव। जैसे जब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों की सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ करती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्सनली नहीं लेना है किसी को। इसी तरीके इन्फ्लुएंशियल की बात करें, इस इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावपूर्ण, प्रभावशाली, रौब वाला। जैसे आपका एक दोस्त है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है। या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई होगा, बहुत अमीर होगा या किसी बहुत अच्छी पोस्ट में होगा, लोग उसकी सुनते होंगे। मंत्री लोग, नेता लोग जो होते हैं, इनकी भी लोग सुनते हैं, तो इसको भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बोलते हैं। अक्सर आप ये वर्ड कॉमनली देखेंगे न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से होता है नर्चर। नर्चर मतलब होता है शिक्षा देना, पालन पोषण करना या परवरिश करना, ठीक है। इमेंस, इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत, ठीक है। तो इसको यूजुअली ताकत के लिए यूज किया जाता है, अमाउंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। फिर होता है रैशनेल, रेशनल नहीं, रैशनेल। रैशनेल मतलब होता है तर्काधार, मूलाधार। और इसी तरीके से एक वर्ड आया सिटेड। सिटेड मतलब होता है अदालत में तलब करना या बुलवाना। तो याद रखिएगा कि जब भी सिटेड जैसा वर्ड यूज किया जाए तो किसी को बुलाया जाता है, यूजुअली अदालत या पुलिस वगैरह में, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं। एक वर्ड आपके लिए और है, इंट्रूजन। अब ये क्या बोला है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, द एक्शन ऑफ इंट्रूडिंग मतलब किसी की जिंदगी में दखल देने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये पर्सन अपना काम कर रहा है लेकिन इसके ऊपर नजर रखी जा रही है, इसको भी इंट्रूजन बोला जाता है। जैसे डिजिटल इंडिया बहुत आगे चल रहा है, तो ऐसे काफी सारे लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार लोगों की पर्सनल लाइफ में इंट्रूड कर रही है, इंट्रूजन कर रही है। अमेरिका के ऊपर इसके बहुत सारे ब्लेम लगते हैं। याद रखिएगा ये मेरे शब्द नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, और जो लोग कहते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना भी चाहिए। तो अनामिका had invited her to look at his financial files and anytime she wanted, and yet it seemed an intrusion on his privacy, sorry on her privacy होगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करी जाए तो आपका आ गया इंटरवेंशन। अब ये इंटरवेंशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। इंटरवेंशन सीधी सी बात है भैया, दखल दे रहे हो किसी की जिंदगी में, हम लोग उसके लिए इंटरवेंशन वर्ड यूज करते हैं। इन्वेजन कब यूज करते हैं, सुना है। जैसे आपने सुना होगा जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो आपका इस टर्म को यूज किया जाता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हमेशा इन्वेजन को ही याद रखा जाता है कि इन्वेड कर दिया, मार गिराया, तोड़ दिया, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए
आगे आते हैं, फिर आप देखिए लिखा है वर्ड इनफ्रैक्शन। ओके, अब ये इनफ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन आपने सुना होगा, इसी तरीके से इनफ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है तोड़ना, सुना होगा, मैथमेटिक्स में यूज भी किया होगा। इनफ्रैक्शन मतलब होता है अतिक्रमण, अपराध या फिर उल्लंघन, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करी जाए, एड, ठीक है। एड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आपने सुना है फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, तो एड का मतलब होता है उपादान, सहायक, सहायता या मददगार। हेल्प मतलब आपको पता है मदद। रिट्रीट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? एक बार सोच के देखो, रिट्रीट, रिट्रीट मतलब होता है निर्णय वापस लेना, आश्रय स्थल या फिर वापसी, कई मतलब होते हैं। इसी तरीके से एक रिलेटेड वर्ड बन गया इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब होता है हस्तक्षेप करने वाले, घुसपैठ करने वाले, ऐसे को बोलते हैं हम लोग इंट्रूसिव। ओके, चलिए आगे आते हैं, अशर। अब ये अशर क्या होता है, देखिए इसे बोलते हैं अशर, अशर असर नहीं बोलते, ठीक है। सो अशर, अशर क्या है? स्वागत करना, संचालन करना, प्रवेश करना। सो और गाइड समवेयर, किसी को गाइड करना या दिखाना कोई रास्ता, ठीक है। एग्जाम्पल विच एम्स टू अशर अ डेटा ड्रिवन रेवोल्यूशन इन प्राइवेट सेक्टर। खैर आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फोटो किस लिए लगाई, तो भाई एक ये सिंगर है, इसका नाम भी अशर है, तो आप याद रख सकते हैं, आप इसके गाने सुन सकते हैं, काफी अच्छे गाने। जस्टिन बीबर को या मार्केट में लाने में इनका काफी बड़ा हाथ था। खैर जनरल नॉलेज में नहीं आएगा, याद करने के लिए एक फोटो लगाई है। सिनोनिम्स की बात करें तो होता है आपका अटेंडेंट। कभी आप थर्ड एसी या सेकंड एसी में गए होंगे, अगर कभी, या आप कभी फ्लाइट में गए हैं, तो आपने देखा होगा आपके साथ एक पर्सन मिलता है गेट पे ही, जो आपको बताता है आपकी सीट वगैरह कहाँ पे है, उसे बोलते हैं अटेंडेंट। ये आपको चीजें भी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसी तरीके से होता है कंडक्टर। दो तरीके का कंडक्टर होता है, अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो भी आपको एक कंडक्टर मिलता होगा, ठीक है। फिलहाल जैसे अटेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं वैसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इसका मतलब होता है मुलाजिम, परिचारक, या फिर आप इसे बोलते हैं सहायक। इसी तरीके से जब कंडक्टर की बात करी जाती है तो बस वगैरह में आपने देखा होगा कंडक्टर को, जो आपसे पैसे लेने का काम करते हैं जब आप टिकट लेते हैं, ठीक है। तो इसे चालक भी बोला जाता है, गार्ड भी बोला जाता है, निर्वाहक भी बोलते हैं, मार्गदर्शक भी कंडक्टर को बोलते हैं। और एक कंडक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसी तरीके से गाइड, गाइड का मतलब भी मार्गदर्शक होता है। इज इट अंडरस्टूड? फिर देखिए एक वर्ड आया आपका शैशे। क्या आया? शैशे, या इसे कुछ लोग कैशे भी बोलते हैं, या कुछ लोग इसे कैश भी बोलते हैं, वैसे इसका सही वर्ड इसका कैश होता है। तो कैश मतलब गुप्त भंडार। आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप देखते होंगे बहुत सारी वो फाइल्स बन जाती है, उन्हें कैश फाइल्स बोलते हैं। फिर होता है स्टॉप, मतलब रोकना, क्लोज मतलब बंद। फिर आया देखिए इसी से रिलेटेड वर्ड अशर्टे। क्या? अशर्टे, इसका मतलब होता है प्रवेशिका या भेंट कराने वाला, इसके लिए हमने इसको यूज किया। उम्मीद करता हूँ वर्ड समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं, अगला वर्ड है अपेरेंट। ये क्या बोला है? देखिए सर, अपेरेंट मतलब होता है अवास्तविक, साफ या स्पष्ट। क्या? अवास्तविक, साफ और स्पष्ट। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आप नदी के अंदर देख रहे हैं, तो क्या आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा? हो सकता है अगर आप मछली हो तो दिखाई दे, वैसे तो नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए यूज किया जाता है आपका अपेरेंट। तो अपेरेंट मतलब होता है अवास्तविक, साफ और स्पष्ट। सो क्लियरली विजिबल, अंडरस्टूड और ऑब्वियस, ठीक है। और साफ दिखाई दे भी सकता, मान लो डिपेंड करता है ना, मान लो आप नदी में हो तो साफ नहीं दिखाई देगा आपको, स्विमिंग पूल हो तो साफ दिखाई देगा। खैर आगे आते हैं। एग्जाम्पल इन दिस वे शी लर्न काउंटलेस न्यू एक्सप्रेशन विदाउट एनी अपेरेंट इफर्ट। तो इस तरीके से वो बहुत सारे अनगिनत एक्सप्रेशन सीख गई अदा किसी वास्तविक या स्पष्ट एफर्ट के, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करी जाए, सिनोनिम का मतलब पहला हो गया आपका पॉसिबल। पॉसिबल मतलब क्या होता है सर? पॉसिबल मतलब होता है संभव। फिर आया आपका प्रोबेबल। सो प्रोबेबल मतलब क्या होता है? प्रोबेबल का मतलब होता है प्रत्याशी, संभव, संभवता। और इल्यूजिव, कुछ इल्यूजन सुना है? अगर आप लोग डांस देखते हो तो काफी बार लगता होगा ये कैसे कर दिया, तो हम लोग यूज करते हैं इल्यूजिव, सुना है? तो एल्यूजिव को यूज किया जाता है आपके लिए जब भी कुछ भी आपका अटपटी सी चीजें हो जाएं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इल्यूजिव, ठीक है। कैसे? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है भ्रामक। डांस करते हुए आपने लोगों को देखा होगा। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो आया आपका डाउटफुल, डूबियस, इम्प्रॉबेबल, ठीक है। ऑफकोर्स इन्हीं का अपोजिट हो जाएगा। डूबियस मतलब होता है दोहरा, दोगला भी उसको बोलते हैं। जो दो तरीके की बात करें उसे बोलते हैं डूबियस। इसी से एक रिलेटेड वर्ड बनाया हमने अपेरेंट से, बना अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं गोवा इज अ नाइस प्लेस, तो यू कैन से अपेरेंटली इट इज,
मतलब बिल्कुल ऐसी बात तो है ही। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए एक वर्ड और देखते हैं, आज का ये लास्ट वर्ड होगा। इसका मतलब इसको देख लेते हैं। तो पहला है आपका सर्विट्यूड। सर्विट्यूड मतलब होता है गुलामी दास्ता। अगर आपने वर्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको वर्ड हिस्ट्री में ये वर्ड काफी बार मिला होगा। जब अमेरिका की बात आती है या जर्मनी की बात आती है तो गुलामी दास्ता की बात बहुत ज्यादा करी गई है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि आप फोटो में पैर बंधे हुए हैं। जैसे ये देखो, एक गुलामी मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव और कंप्लीटली सब्जेक्ट टू समवन मोर पावरफुल, मतलब भाई आपसे कोई ताकतवर है वही तो आपको गुलाम बनाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, who live in a state of semi servitude and are paid barely enough to sustain life। कुछ है भाई, कुछ लोग जो सेमी सर्विट्यूड में, सेमी सर्विट्यूड मतलब हो गया पूरी तरीके से गुलामी नहीं है और उनको थोड़ा बहुत ही पे किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करी जाए तो होता है आपका बॉन्डेज। आपने सुना होगा ना दासत्व, ठीक है, दास प्रथा आपने सुनी होगी, तो उसे बोलते हैं बॉन्डेज लेबर। तो आपका बॉन्डेज हो गया। बॉन्डेज के बाद हो गया आपका सेल्फहुड। अब सेल्फहुड क्या होता है? सेल्फहुड का मतलब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि जब भी बात करी जाए खुद के बारे में, तब हम उसके लिए सेल्फहुड को यूज करते हैं। इज इट अंडरस्टूड? चलिए आगे आते हैं। ओबीडियंस। बचपन में आप सब ने यूज किया होगा योर ओबीडियंटली। सुना है? जब आप एप्लीकेशन लेटर लिखते थे तो वहां से हो गया आपका ओबीडियंस। ठीक है, तो ओबीडियंस मतलब होता है अनुसरण, अनुपालन। एंटोनिम हो गया आपका मास्टरी। रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। सर्विटर। सर्विटर मतलब होता है नौकर या सेवक। ठीक है सर, तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज हमने वर्ड देखे कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आपका सर्विट्यूड। सर्विट्यूड के अलावा हमने कौन कौन से देखे? अशर देखा, अपेरेंटली देखा, इंट्रूजन देखा, सेंटिमेंट, इन्फ्लुएंशियल, नर्चल, इमेंस, रेशनल, सिटेड, सॉलिसिटेड, बुयॉर्ड, लिबर्टेरियन एंड सब्सटेंशियल। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।